बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ जो है वो सोर्सेज रिमेनिंग थी, वो इसमें आज हमने डिस्कस करनी है। तो मैं जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखें व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा सुन लें गौर से। लास्ट टाइम हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 3 मेजर सोर्सेज हैं, वो आपके पास व्हाइट बोर्ड पर भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। देखें, ये हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम। ये 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जी। ठीक हो गया। अब ये 3 मेन सोर्सेज जो हैं ये फॉसल फ्यूल से हमें हासिल होती हैं। किससे हासिल होती हैं? फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि फॉसल फ्यूल जो है, अगर हज़ारों साल जो है वो पौधे और जानवर जो है वो ज़ेरे ज़मीन दफन रहते हैं, तो उनकी जो है वो अंडर हाई प्रेशर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, जिसके नतीजे में ये जो है फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। और ये 3 मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब इसमें हमने सबसे पहले कोल के बारे में डिस्कस किया था। तो कोल देखें जी, कोल अगर हम लोग कोल की जो है वुड है, कोल कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर वुड की जो है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो कोल प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास देखें टाइप ऑफ कोल है। वुड की जो है वो हम लोग बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें कोल की 4 टाइप्स हासिल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? पीट है, लेगनाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। ये 4 टाइप्स हैं जी कोल की। ठीक हो गया जी। अब अगर इसी कोल की हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें 3 मेजर कंपोनेंट्स हासिल होते हैं। कोक हासिल होता है जी, कोल गैस हासिल होता है और कोल तार भी हासिल होता है। तो इसमें हमारे पास कोल तार जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कोल तार ही हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर हम लोग कोल तार की बात करें, तो कोल तार में आगे इसकी 4 मेन फ्रैक्शंस हैं। उसमें लाइट आइल है, मिडल आइल है, हैवी आइल है और एंथ्रासाइट आइल है। तो ये था जी हमारे पास कोल। इसके बाद नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम। ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास। नेक्स्ट देखें, लास्ट टाइम हम लोग कोल के बारे में बात कर रहे थे, तो कोल का फ्यूचर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। फ्यूचर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पाकिस्तान में कितने परसेंट जो है या कितना जो है वो कोल पाया जाता है। तो 184 बिलियन टन तक जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है पाकिस्तान में कोल जो है वो पाया जाता है। और इसका 80% जो है कोल का वो हमारे पास ब्रिक्स में इस्तेमाल होता है, लाइम किलन में इस्तेमाल होता है, और कुछ जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये 184 बिलियन टन ये जो है वो कोल पाया जाता है। और 80% ऑफ दिस कोल इज यूज्ड इन ब्रिक्स इन लाइम किलन एंड सम क्वांटिटी इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके बाद अगर हमारी गवर्नमेंट सिंसियर हो है, तो ये जो है ना वो कोल के बारे में डिफरेंट स्टेप्स ले रही है। ठीक हो गया। सिंध गवर्नमेंट हो गई, इसके बाद हमारे पास जो है पंजाब गवर्नमेंट, बलूचिस्तान और NWFP गवर्नमेंट जो है ना ये इसको एक्सपेंड करने के लिए, ताकि हम लोग कोल को यूटिलाइज करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इनफैक्ट हमारे पास पाकिस्तान में जो एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है वो कोल ही है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग जो कुदरती तौर पर मिनरल से हमें जो गैस हासिल होती है, ज़ेरे ज़मीन से जो हमें गैस हासिल होती है, जैसा कि सुई के मकाम पर गैस हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये गैस जो है ये नेचुरल गैस के नाम से जानी जाती है। अब नेचुरल गैस में जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस जो होता है वो मीथेन होता है। ये 80 टू 85% जो है इसमें मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। ठीक हो गया जी। और 8 टू 10% इसमें हमारे पास इथेन पाया जाता है। और इसके पास बाद जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये पहले 4 हाइड्रोकार्बन हैं अल्केन के, पहले 4 मेंबर्स जो हैं प्रोपेन सॉरी ये है हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन जो है वो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 80 टू 85% जो है वो नेचुरल गैस में पाया जाता है बेटा। और इसके बाद इथेन जो है वो 8 टू 10% पाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब नेचुरल गैस जो है ये हम लोग डोमेस्टिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे नेचुरल गैस का हमारे पाकिस्तान में जो है ना आए रोज़ इसका यूज़ बढ़ रहा है। इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होती है फ्यूल के तौर पर।
फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, थर्मल पावर स्टेशन में भी इस्तेमाल होती है, और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके पास किया गया। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन 80 to 85% है जी, 8 to 10% इसमें मीथेन होती है, और बाकी जो है इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है। ठीक हो गया जी। ये नेचुरल गैस जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर की जो है डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके नतीजे में नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। बाकी ये इसके सोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान में किसके लिए इस्तेमाल होती है, चीप सोर्सेज है, इसीलिए ये फ्यूल के तौर पर हम लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इनफैक्ट सुन लें, पेट्रोलियम होता क्या है। पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं, और इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं बेटा। अब मिनरल ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिनरल से हासिल होता है। ठीक हो गया। रॉक ऑयल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉक से हासिल होता है। मिनरल्स हमारे पास होती हैं ज़ेरे ज़मीन जो मदनियात पाई जाती हैं, उनको मिनरल्स होती हैं, उनमें कुछ कुछ और होती हैं, कुछ जो है वो हमारे पास रॉक्स होती हैं। तो ये हमारे पास रॉक ऑयल भी कहलाता है, क्रूड ऑयल भी कहलाता है। ठीक हो गया जी। या इसको ऑयल ऑफ रॉक भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये कौन से कलर में पाया जाता है, ब्लैक और ग्रीनिश ब्लैक कलर में ये पेट्रोलियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। और इसमें कार्बन के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक जो है इसमें एलिमेंट्स कार्बन के पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। देखें जी, पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम मींस ऑयल ऑफ रॉक्स। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं, और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब इसकी हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर जो है डिफरेंट फ्रैक्शन जो है किसी चीज़ की साल्ट आउट करते हैं, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस के लिहाज से अगर आप लोग फ्रैक्शंस को सॉल्ट आउट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम की हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर हमें डिफरेंट चीज़ें जो है वो हासिल होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बिलो देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसमें कार्बन के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो होता है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें पता है कि हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फॉर कुकिंग पर्पसेस, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर हमारे पास टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसमें हमारे पास जो है वो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 6 तक होते हैं एलिमेंट कार्बन के। तो ये पेट्रोलियम ईथर हासिल होता है। पेट्रोलियम ईथर जो है वो क्लिनजिंग फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है जो फ्लूइड की क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास जो है अगर टेम्परेचर 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो बेटा, तो इसमें कार्बन के जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं कार्बन 6 एंड कार्बन 7। ठीक हो गया। तो इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं वो होते हैं जी लेगेनिन, और लाइट नेफ्टा भी इसको कहते हैं, और ये भी एक सॉल्वेंट है जो क्लिनजिंग ऑफ फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर 40 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो इसमें कार्बन के जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं कार्बन 5 से कार्बन 10 तक। और इसमें हमें जो है ना वो गैसोलीन प्रोडक्ट हासिल होता है। गैसोलीन जो है वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, हम लोग गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर 175 से 325 तक हो, तो इसमें कार्बन के एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो कार्बन 11 और कार्बन 12 एग्जिस्ट करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती है वो है कैरोसिन। कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है जी, कैरोसिन। कैरोसिन जो है ये हम लोग डोमेस्टिक लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मट्टी का तेल, जिसको हम लोग आम जुबान में जानते हैं, मट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल कहलाता है। ठीक है जी। ये जेट फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है जी नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। अब नॉन वोलाटाइल लिक्विड जो हैं ये कार्बन 18 और इसमें कार्बन 18 तक इसके जो है कार्बन के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है वो लुब्रिकेशन ऑयल हासिल होता है, या लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इसको कहते हैं। ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं। नॉन वोलाटाइल सॉलिड, इसमें कार्बन के एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो कार्बन 23 to 29 होते हैं। और पैराफिन हमें हासिल होती है।
इसके बाद सॉलिड्स रेजिड्यू भी हासिल होता है, वो असफाल्ट और पेट्रोलियम कोक होता है। ये रूफिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, पेविंग फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये थी जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जब हम लोग पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमें सबसे पहले नेचुरल गैस हासिल होती है जी। उसके बाद हमें जो है पेट्रोलियम ईथर हासिल होता है जी, ठीक हो गया। और उसके बाद थर्ड नंबर पर लिग्निन हासिल होता है, फोर्थ नंबर पर गैसोलीन हासिल होता है, फिफ्थ नंबर पर केरोसिन हासिल होता है, सिक्स नंबर पर लुब्रिकेटिंग ऑयल हासिल होता है, ये लुब्रिकेशन ऑयल हासिल होता है, सेवंथ नंबर पर पैराफिन हासिल होता है, और आठवें नंबर पर हमें असफाल्ट हासिल होता है आफ्टर दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये था जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट हमने देखना है कि ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में कितनी है। तो पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज बेटा इस वक्त जो काम कर रही हैं वो टोटली 4 ऑयल रिफाइनरीज वर्क कर रही हैं जी, ठीक है जी। इसमें अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि रावलपिंडी में पाई जाती है, और इसकी जो हमारे पास लागत है, जो कैपेसिटी है इसकी रिफाइनिंग ऑफ ऑयल की, वो है 1.25 मिलियन टन्स ऑयल जो है ये रिफाइन करती है। इसके बाद जो दूसरी ऑयल रिफाइनरीज हैं, दो और ऑयल रिफाइनरीज हैं कराची में एग्जिस्ट करती हैं, एक नेशनल ऑयल रिफाइनरी है और एक पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है। ये दोनों जो है वो कराची में एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो है 2.13 मिलियन टन तक है जी, ठीक हो गया जी। इसके बाद एक पाक अरब रिफाइनरी है जो कि कोट मोहम्मद कोट सॉरी महमूद कोट नियर मुल्तान जो है ये एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया। तो ये चार रिफाइनरीज जो हैं ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और वर्क कर रही हैं, ठीक है। इसमें ये जो बातें हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रिफाइनरी कहाँ है, ये आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस के हवाले से इसको देख लेना है, और इसमें कि इनकी जो है रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है ये भी लाजमी तौर पर इसको आप लोगों ने देख लेना है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसमें आज हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ जो रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मैं पहले भी बताता हूँ कि आप लोग अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट करें, वो आप लोग मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग क्रैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, आज इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्रैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये है कि आप लोग जब अगला लेक्चर सुनते हैं तो उससे पहले पिछला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लिया करें, ताकि आप लोगों को उसके अगले लेक्चर की जो है वो सही तरह समझ आ सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।